अभी हम लोगों ने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बताया था कि तीन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग एक्सपेंशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस एक्सपैंड करता है जनरली। तो तीन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इस चीज को डिस्क्राइब करता है। बताया थे लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है। लेंथ बढ़ता है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब एरिया बढ़ता है इसलिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन की बात करेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। जैसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन किए थे, बिल्कुल सेम। द चेंज इन यूनिट एरिया, वहां क्या था? यूनिट लेंथ। यहां है द चेंज इन यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से 1 यूनिट एरिया में जो डिफरेंस होता है, जो चेंज होता है, उसी चेंज को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहते हैं। वहां भी वही पढ़े थे। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने के कारण लीनियर चेंजेस जो होता है, यूनिट लेंथ में जो चेंजेस होता है, उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते थे। और यहाँ यूनिट एरिया में जो चेंजेस हो रहा है उसको कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहेंगे। तो जैसे वहां था कि चेंज इन लेंथ क्या होता था? एल अल्फा डेल्टा टी। बिल्कुल उसी तरीके से हर बार सेम प्रोसेस से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी प्रोसेस से डेल्टा ए इक्वल टू ए बी डेल्टा टी। सो ए डैश इक्वल टू, वहां था एल डैश इक्वल टू मींस न्यू लेंथ इक्वल टू ओल्ड लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां बीटा डेल्टा टी। सेम एज लाइक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या एरिया एक्सपेंशन में भी वही फॉर्मूला फिट होगा। उसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं करना है। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करता है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करते थे, एरिया एक्सपेंशन को बीटा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ये भी सेम चीज है कि जब टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या था? 1 डिग्री सेल्सियस से यूनिट लेंथ में क्या चेंज आता है। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन क्या था? 1 डिग्री सेल्सियस से यूनिट एरिया में क्या चेंज आता है। और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस से 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, उसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसन। और सेम लाइक उसके तरह इसमें भी डेल्टा v इक्वल टू v गामा डेल्टा t और v डैश इक्वल टू v इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा t। ऑल आर सेम। बस इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि बीटा, अल्फा और गामा में क्या रिलेशन है, एंड फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों का जिक्र किया। अब तीनों में रिलेशंस क्या है तो बताया था, एक छोटा सा रिलेशन है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। पता है बीटा क्या है? क्या है? बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ उतना नहीं करना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन पूछ रहा है, तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। इस फॉर्मूला पे पुट करके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन निकाला जा सकता है। उसी तरह गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू 3 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस तरह से ये दो फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं, क्वेश्चन है, इन्हीं सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसको बनाने से हमारा ये फॉर्मूला कितना हम पढ़े ये टेस्ट होगा, साथ ही हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटली हमको माइंड सेट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 2 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का 2 रॉड है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसके लेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में ऐसा कौन सा रिलेशन होगा कि टेम्परेचर बढ़े या घटे उसका लेंथ नहीं बदलेगा, सो दैट डिफरेंसेस इन देयर लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने घटने से उसके लेंथ का डिफरेंस
कोई मतलब न रखता हो। हमको निकालना है एक ऐसा लेंथ और एक ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है जिसके कारण दो रॉड में लेंथ जो है वो उसका डिफरेंस मींस गर्म करने के बाद जो लेंथ चेंज हो जाता है तो उन दोनों का डिफरेंस, नया लेंथ और पुराना लेंथ का डिफरेंस जो वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। ज्यादा टेम्परेचर दे तब भी उतना ही चेंज करे, कम टेम्परेचर दे तब भी उतना ही चेंज करे। ऐसा कौन सा लेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा? आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे एक दो बार इसको रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और जो नहीं किए होंगे वो समझेंगे। मान लिया कि ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है। हमने बताया था कि दो रॉड है, दोनों के लेंथ और उनके लिनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इन दोनों में ऐसा कौन सा रिलेशन होना चाहिए, मींस इसका लेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसका लेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में ऐसा कौन सा संबंध होना चाहिए कि दोनों को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होगा डिफरेंसेस ऑफ लेंथ के लिए, लेंथ चेंजेस के लिए टेम्परेचर से कोई लेना देना ना है। तो हम लोगों ने देखा इस माने ये रॉड पहला है जिसका लेंथ L1 है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका लेंथ L2 है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। फॉर्मूला है डेल्टा L का, क्या फॉर्मूला है डेल्टा L का? फॉर्मूला क्या है? L1 अल्फा, इसके लिए हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा T और इसके लिए भी क्या हो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा 2 T, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम डिग्री से चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा T दोनों के लिए। L1 अल्फा 1 यहाँ हो गया, यहाँ L2 अल्फा 2 हो गया। अब दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि हमने क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है कि दोनों के बीच में चेंजेस में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जितना डेल्टा L इसके लिए होना चाहिए जितना डेल्टा L इसके लिए होना चाहिए, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने इक्वल का साइन रखा, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन रखा। अभी बताए कि इसको टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होना है, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू से कटना चाहिए। टेम्परेचर से कोई लेना देना न रहे, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू का कोई लेना देना न रहे, जितना डेल्टा टी ए रहे उतना ही डेल्टा टी ए रहे, तब तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होगा। तब इन दोनों को जब हम कट करते हैं तब हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो होता है L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। इसका मतलब कि दोनों के लेंथ और लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सिमिलरली यदि हम एरिया की बात करें तो वो भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होने के लिए एरिया और कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एक बॉडी का और दूसरे बॉडी का, तीसरे बॉडी का हमेशा क्या होना चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए भी सेम चीज। और इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इसको हम लोग आगे के क्वेश्चन में फॉर्मूला के रूप में यूज कर पाएंगे इन तीनों डाटा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था बल्कि एक फॉर्मूला डिराइव भी था। इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो थर्मल एक्सपेंशन अभी हम लोग जाने कि टेम्परेचर देने से लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। उसका क्या क्या प्रभाव होता है हमारे डेली लाइफ में भी और ऐसे भी हमको देखने में क्या मिलता है। तो सबसे पहला है ऑन डेनिसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज का थर्मल एक्सपेंशन किसी बॉडी का होता है तो उसके डेनिसिटी पे फर्क पड़ता है। डेनिसिटी घनत्व पे, उसका घनत्व बदलता है। कैसे? तो मान लिया कि ये कोई स्फीयर है जिसका लेट मास इक्वल टू m, वॉल्यूम भी था। कोई स्फीयर है या फिर कोई भी बॉडी है इसका मास m था, वॉल्यूम भी था, टेम्परेचर थीटा था। थीटा टेम्परेचर नोटिस किया गया था। थीटा एंगल यहाँ कुछ नहीं है, थीटा यहाँ पे एक टेम्परेचर मापा गया है। टी भी लिख सकते थे वहां पे, थीटा भी लिख सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में थीटा भी रहता है, टी भी रहता है, इसलिए हम लोग इस बार चेंज करके टी नहीं रख के थीटा रखे हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो। मास m, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर थीटा। डेनिसिटी क्या हो जाएगा? पढ़े हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, या फिर बोल सकते हैं डेनिसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो D इक्वल टू m बाई v। इस बॉडी के लिए इतना सारा बात हो गया। अब दूसरा स्टेप हम किए कि थर्मल एक्सपेंशन कब होता है? जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा, मान लिया कि डेल्टा थीटा से हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस बॉडी को थोड़ा गर्म किए
और डेल्टा थीटा से इसका टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दिए, कुछ भी कर सकते हैं, घटाने पे भी सेम चीज मिलेगी। तो मास हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सोचिए मास क्या होगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना मास का कम टेम्परेचर पे उतना ही मास का बाद में भी, तो मास एम ही होगा। वॉल्यूम हमारा वी डैश होगा। वॉल्यूम चूंकि अभी पढ़े थे कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसमें बताए थे कि यूनिट डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से यूनिट वॉल्यूम में जो चेंजेस आता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। यानी वॉल्यूम जो है वो चेंज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो वॉल्यूम पहले v था, अब मान लिया वॉल्यूम v गैस हो गया। टेम्परेचर पहले थीटा था, हम लोग बढ़ा दिए डेल्टा थीटा से, तो पहले जो भी था उसमें डेल्टा थीटा ऐड हो गया, क्योंकि मान लिया पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस से हम बढ़ा दिए, तो 10 प्लस 5 15 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो टेम्परेचर हमारा थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, d डैश इक्वल टू मास बाई v डैश, क्योंकि नया हमारा वॉल्यूम v डैश है, मास तो वही है, तो m डैश ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा v डैश। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं पीछे की बात को, जब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़े थे तो वहां पे एक फॉर्मूला आया था v डैश इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t। वहां t लिए थे तो t ही आया था, v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t। हमेशा फिजिक्स में एक एक कड़ी जुड़ के चैप्टर रेडी होता है हमारा, तो यदि किसी भी पार्ट को मिस करते हैं तो आगे आपको उस क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी। तो हमने यदि पीछे के बात को अभी तक दिमाग में रखा है कि v डैश बराबर v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t, तब हम आगे बढ़ सकते हैं कि इस v डैश के जगह इस चीज को रख दें, d डैश इक्वल टू m बाई v डैश के जगह इस चीज को रख दिए। अब हम देखेंगे कि m बाई v क्या होता है, m बाई v d होता था, तो m बाई v के जगह क्या कर दिए d डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, क्योंकि t के जगह हम थीटा लिए थे तो डेल्टा थीटा हो गया, तो d डैश हमारा निकल गया d बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और देख रहे हैं नीचे है गामा डेल्टा थीटा, इससे ये क्लियर होता है, ये रिलेशन बताता है कि डेंसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। यहाँ ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डेंसिटी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। दैट्स ऑल। अब हम लोग एक इफेक्ट तो देखें कि उसके डेंसिटी में कैसे चेंजेस होता है, किसी बॉडी के डेंसिटी को थर्मल एक्सपेंशन कैसे प्रभावित करता है। अब दूसरा देखना है कि किसी स्केल के रीडिंग को थर्मल एक्सपेंशन प्रभावित कर सकता है। थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण कोई स्केल रीडिंग उल्टा पुल्टा दे सकता है, चेंज करके दे सकता है। वो कैसे, तो ये देखना है, ईच स्केल गिव करेक्ट रीडिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कोई भी थर्मोमेट्रिक स्केल, मतलब टेम्परेचर मेजर करने का कोई भी स्केल सही रीडिंग दे सकता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और वो कौन सा टेम्परेचर होता है, तो जिस टेम्परेचर पर उसको कैलिब्रेट किया गया है, मतलब जिस टेम्परेचर पर उसको तैयार किया गया है, बनाया गया है, जिस टेम्परेचर पर उसको कैलिब्रेट किया गया, मतलब उसको सेटिंग किया गया है कि हाँ इस टेम्परेचर के लिए इसका लोअर पॉइंट ये होगा, अपर फिक्स पॉइंट ये होगा, उसी टेम्परेचर को पार्टिकुलर टेम्परेचर कहते हैं। और उसी टेम्परेचर पर कोई भी स्केल करेक्ट रीडिंग देता है। यदि स्केल का टेम्परेचर, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी स्केल का टेम्परेचर थीटा 1 से चेंज कर दिया गया, डिफरेंट फ्रॉम थीटा, मतलब थीटा पर कैलिब्रेट किया गया था, अब उसका टेम्परेचर कर दिया गया है थीटा 1, देन स्केल रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू। स्केल रीडिंग जो होगा वो ट्रू वैल्यू से अलग हो जाएगा, मतलब कि रियल वैल्यू देना चाहिए कुछ और स्केल रीडिंग वैल्यू देगा कुछ, तो कितना से गलत देगा, तो ट्रू वैल्यू जो होता है वो स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 1 माइनस थीटा। इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, यहां स्केल का रीडिंग रखेंगे कि मान लिया कि थीटा पे इसका टेम्परेचर कुछ भी आता था, थीटा जिस टेम्परेचर पे उसको कैलिब्रेट किया गया था थीटा 1, जो टेम्परेचर आपने नया लाके उसके सामने खड़ा कर दिया, तो इस पे जो स्केल का रीडिंग मिला उसको यहां रखेंगे, थीटा 1 को यहां रखेंगे, थीटा टेम्परेचर को यहां रखेंगे, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ट्रू वैल्यू, उनको ट्रू रीडिंग क्या होना चाहिए,
वो मिल जाएगा और वो इस फॉर्मूला के तहत मिल जाता है। यानी किसी भी थर्मल एक्सपेंशन होने से किसी बॉडी का स्केल रीडिंग, किसी स्केल का रीडिंग जो है वो चेंज हो जाता है। दैट्स ऑल। अब तीसरा पढ़ेंगे। अब हमारा तीसरा इफेक्ट है थर्मल एक्सपेंशन का। इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग के तहत दो चीज पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन का डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा पढ़े कि थर्मल एक्सपेंशन का स्केल रीडिंग का पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन का पेंडुलम क्लॉक पे क्या प्रभाव पड़ता है। पेंडुलम क्लॉक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने घटने से टाइम को लॉस या गेन करता है। मतलब जो पेंडुलम घड़ी टाइम आपको बताता है, गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत टाइम को वो दूसरा रियल टाइम से अलग बता सकता है, और ज्यादा ठंडा का दिन आ जाए तब भी वो टेम्परेचर को आपको गलत टाइम थोड़ा सा बता सकता है। अब जानेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा टाइम बताता है कि कम टाइम बताता है, या टेम्परेचर घटने से ज्यादा बताता है या कम बताता है, क्या होता है ये हम अब जानेंगे। कोई भी पेंडुलम क्लॉक जो है गिव्स करेक्ट टाइम एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी पेंडुलम टाइम क्लॉक जो है करेक्ट टाइम पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही देता है। किसी खास तापमान पर पेंडुलम क्लॉक सही समय को बताता है। मान लिया कि वो टेम्परेचर रेट दिस टेम्परेचर भी थीटा, वो टेम्परेचर थीटा है जिसमें वो सही टाइम को बताता है। मीन्स हम जब घड़ी को बना रहे हैं तब उसको एग्जैक्ट टाइम सेट करते हैं, उस समय टेम्परेचर कुछ और होगा। गर्मी के दिन में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और ठंडे के दिनों में टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से पेंडुलम क्लॉक फास्ट और स्लो हो जाता है। आपको गलत टाइम मिलेगा और आप अपने ट्रेन को मिस कर सकते हैं या पहले पहुंच सकते हैं। इफ इट इज यूज्ड एट टेम्परेचर, अभी बताया कि थीटा टेम्परेचर पर ये सही टाइम बताता है। यदि हम टेम्परेचर इसको यूज कर रहे हैं थीटा डैश टेम्परेचर पे, और थीटा डैश क्या है, थीटा से ज्यादा है, मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा जाने पे हम इसको यूज कर रहे हैं। थीटा पे सही टाइम देता था, अब थीटा से ज्यादा टेम्परेचर पे हम इसको यूज कर रहे हैं, देन क्लॉक बिकम्स स्लो एंड इट लूजेस टाइम। तब क्लॉक स्लो हो जाएगा और ये अपने टाइम को लॉस करेगा, इसका टाइम लॉस होगा। जैसे कि आप बज रहा है रियल टाइम 9 और ये दिखाएगा आपको 8, इसी को कहते हैं ना घड़ी का टाइम स्लो हो गया। बज रहा है 9, ये दिखाएगा आपको 8:30, मीन्स घड़ी स्लो हो गया। ये अपना टाइम को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। जितना होना चाहिए उतना टाइम नहीं बता रहा है, ये अपने टाइम को लॉस कर रहा है। यानी देन क्लॉक बिकम स्लो एंड इट लूजेस टाइम, ये अपना टाइम लूज कर रहा है। दूसरा, यदि इसको θ1 टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं और θ1 थीटा से कम है, मतलब थोड़ा ठंडे के दिनों में चले जाएंगे, काफी ठंडा पड़ रहा है, तब इसको जब यूज कर रहे हैं तो क्लॉक बिकम्स फास्ट, घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, एंड इट गेन्स टाइम, और ये टाइम को गेन्स कर लेगा, मतलब थोड़ा पहले ही पहुंच गया, टाइम इसके पास ज्यादा हो गया। 9 बज रहा है और आपके घड़ी में 9:30 बज गया, क्लॉक क्या हो गया, फास्ट हो गया, टाइम को गेन कर लिया, आधा घंटा ये टाइम गेन किए हुए। एंड इसको हम एक रिलेशन से भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा तो कितना लॉस या गेन होता है टाइम का। तो द लॉस और गेन ऑफ ए टाइम इज इन ड्यूरेशन इज गिवन बाय द रिलेशन। इस तरह से हम लोग बताते हैं, हाफ इंटू अल्फा, लॉस और गेन ऑफ टाइम, लॉस भी हो सकता है गेन भी, दोनों एक ही फॉर्मूला से, हाफ इंटू अल्फा θ1 माइनस थीटा इंटू टी, हाफ इंटू अल्फा θ1 माइनस थीटा इंटू टी। θ1 जो टेम्परेचर अब हो गया, बढ़ गया या घट गया, थीटा जो टेम्परेचर पे ये सही काम करता था। टी क्या है, ये एक नया चीज आपको मिल रहा है। ई क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स ड्यूरेशन, हर पेंडुलम क्लॉक के लिए एक ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन में वो एक अपना मोशन को कंप्लीट करता है, एक मोशन को कंप्लीट करता है। ये कट रहा है, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं कि टी क्या है, तो हम लोग यहां लिख देंगे टी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टी को टेम्परेचर समझने की गलती नहीं करना है, टी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो लॉस और गेन ऑफ टाइम क्या होता है, हाफ अल्फा θ1 माइनस थीटा इंटू टी। θ1 जो टेम्परेचर पे हम लोग अभी टाइम देख रहे हैं, थीटा जो ओरिजिनल टेम्परेचर जिसपे ये सही टाइम बताता था,
और टी क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ए पेंडुलम। किसी भी पेंडुलम के लिए एक टाइम पीरियड होता है जिस पीरियड में अपना एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड टी। उसी को यहाँ रखना है तो आपको लॉस और गेन ऑफ टाइम मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारा इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन खत्म होता है। इसके बाद बाइमेटालिक स्ट्रिप को थोड़ा सा डील करेंगे यहाँ पे। दैट्स ऑल हमारे। आइए अब हम लोग देखते हैं, नया टॉपिक है बाइमेटालिक स्ट्रिप। इसमें हम लोगों को जानना है बाइमेटालिक स्ट्रिप, नाम से ही है बाइमेटालिक। स्ट्रिप मतलब पत्थर, बाइमेटालिक मतलब दो मेटल का, दो मेटल का एक पत्थर। तो इफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल, दो पत्थर है अलग अलग मेटल का, दो स्ट्रिप है अलग अलग मेटल का, इज ज्वाइंट टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रिप, दोनों को जोड़कर, दोनों मेटल को जोड़कर एक पतरा बनाया जाता है, एक पत्थर बनाया जाता है, एक स्ट्रिप बनाया जाता है। एज सोन इन फिगर, यहां फिगर में जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से, ये एक फर्स्ट मेटल है और ये सेकंड मेटल, दोनों जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और दूसरे का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। इसका अल्फा 1 और इसका अल्फा 2, इन दोनों को हम लोग क्या किए, इस तरह से जोड़ दिए, तब इसी को कहते हैं बाइमेटालिक स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को कहते हैं बाइमेटालिक स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का एक प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, बेंडिंग का प्रॉपर्टी, झुकने का प्रॉपर्टी। ये स्ट्रिप जो है वो झुकता है कब, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो स्ट्रिप है वो झुक जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। और किस तरह से मुड़ता है, कि वैसा मेटल जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा हो। दो मेटल है, एक अल्फा 1 है, एक का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। तो जिस मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है वो कॉन्वेक्स साइड की तरफ चला जाता है, वो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉनकेव समझ में आता होगा, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, कॉनकेव मतलब अवतल। तब बताए कि ये जो बाइमेटालिक स्ट्रिप है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो एक ऐसा प्रॉपर्टी को शो करता है, बेंडिंग प्रॉपर्टी को, झुकने के प्रॉपर्टी को। और हमेशा झुकता किस तरफ से है, तो जो कॉन्वेक्स साइड, जो उभरा हुआ साइड रहेगा उधर से रहेगा जिस मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल, यदि इसमें अल्फा 1 ज्यादा हो अल्फा 2 से, तब ये इस तरफ से झुकेगा, और यदि अल्फा 1 कम हो अल्फा 2 से तो वो इस तरह से झुकेगा। दैट्स ऑल। इसका यूज कहां कहां है, इसको पढ़े हैं तो किसी ना किसी मकसद के लिए, ऐसे नहीं। इसका यूज होता है ऑटो कट में या थर्मोस्टेट में। ऑटो कट या थर्मोस्टेट में इसको यूज किया जाता है। इस तरह से है, ज्यादा टेम्परेचर पड़ा तो इस तरह से मुड़ गया, तो जो कट है वो क्या हो गया, खत्म, इसका लिंक खत्म हो गया। इस तरह से ये ऑटो कट में इसका यूज किया जाता है या थर्मोस्टेट में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसको थर्मोमीटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है कि टेम्परेचर मापने के लिए, जब टेम्परेचर इसमें ज्यादा मिलेगा तो जिस साइड से मुड़ गया, दैट इज, तो इसको हम लोग थर्मोमीटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, थर्मोमीटर के रूप में भी। अब ये चीज, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, जनरल प्रैक्टिस से इसका लेना देना है। नोट करके इसको भी लिख लेंगे कि यदि किसी बॉडी में कोई होल हो या कैविटी हो, जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें यहां पर कोई होल है, छेद है, इस बॉडी में बीच में कोई होल है, हम कोई बॉडी लेते हैं जिसमें बीच में होल है, ठीक। तब यदि हम उस पूरे बॉडी को गर्म करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी फैलता है, जिस एवरेज से बॉडी फैलेगा उस एवरेज से होल भी फैलता है। तो यही चीज लिखा गया, इफ ए बॉडी विथ अ होल और कैविटी इज हीटेड देन द बॉडी एंड द होल बोथ एक्सपैंड्स। तब बॉडी भी एक्सपैंड करता है और होल भी एक्सपैंड करता है। दैट्स ऑल। यहां के बाद अब हम लोग थर्मोमेट्री को खत्म करते हैं, थर्मोमेट्री को यहाँ पे रेस्ट करते हैं। थर्मोमेट्री अब आगे नहीं पढ़ना, अब आप लोगों को नया चीज पढ़ना है, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री पढ़ने के बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स, जिसके तहत हीट को पढ़ना है। पहले इसके बाद कैलोरीमेट्री शुरू करेंगे।